जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ इक्वेशन ई से हम म्यू की वैल्यू निकाली हमने, तो वो इस इक्वेशन जो 21 है इसमें पुट कर दें। इसमें जब आप पुट करेंगे तो आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद आखिर में ई इज इक्वल टू 9k जी और जी प्लस 3k ये इक्वेशन 24 आ जाएगी। ठीक है, और इससे आप ये रिलेशन निकाल लेंगे। तो ये चार रिलेशन हैं जो हमने निकाले हैं। जो कि अगर मैं आपको शो करूं, पहला रिलेशन, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद हम आते हैं लेक्चर नेक्स्ट 15 पे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये अभी जो जूम की मीटिंग ख़त्म हुई थी, ये 40 मिनट की लिमिट है, तो कोशिश करेंगे इसके अंदर अंदर हम कर लें, नहीं तो दोबारा मुझे ये वो करना पड़ेगा, दोबारा है ये क्रिएट करना पड़ेगा सेशन। तो एनी हाउ, इस लेक्चर नंबर 15 में दी डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड शेफ्ट की बात है, और उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, जिसमें से डबल इंटीग्रेशन मेथड है जो बहुत टीडियस और लेंथी है, वो हम जस्ट अंडरस्टैंडिंग लेंगे, करेंगे नहीं। उसके बाद है मिकॉलिस मेथड, वो हम अप्लाई भी करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद हारिस आप भी रीनेम कर लें, सजाद भी ये रीनेम कर लें रोल नंबर से। जी, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम और शेफ्ट मस्ट ऑफ्टन बी लिमिटेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। यानी हम ये डिफ्लेक्शन पढ़ते क्यों हैं? इसलिए ताकि हमें पता चले कि वो कितना स्टेबल है, और अगर कहीं बीम के साथ कोई ब्रिटल मटेरियल अटैच है तो कहीं वो क्रैक ना कर जाए, तो हम लिमिट करेंगे कि इससे ज़्यादा रिफ्लेक्शन ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, दो स्लोप्स एंड डिस्प्लेसमेंट्स must be defined in order to find the direction if the beam is statically indeterminate। दूसरा ये कि ये जो हम मैकेनिकल का नॉलेज है, ये अप्लाई करके जो इंजीनियरिंग स्टैटिक के नॉलेज यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करके भी हम फाइंड नहीं कर सकते, वो फाइंड कर सकेंगे इसके थ्रू। कैसे, वो इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे वो भी। तो सबसे पहले स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट जो डिटरमिन ना की जा सके, जो मालूम ना की जा सके। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट के स्टैटिक के तरीके, यानी स्टैटिक का तरीका क्या था? इक्विलिब्रियम की कंडीशन हम अप्लाई करते थे। तो सिंपल ये हुआ कि आपके पास अननोन जो हैं वो ज़्यादा हैं, और जो इक्वेशंस हैं स्टैटिक इक्वेशन, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन जो हैं, बाय अप्लाइंग द मेथड ऑफ इंजीनियरिंग स्टैटिक, जो इक्वेशंस हैं वो कम हैं। इस वजह से आप डिटरमिन नहीं कर सकते। अननोन ज़्यादा है, अवेलेबल इक्वेशन टू डिटरमिन कम है ऑफ इक्विलिब्रियम बाय अप्लाइंग इक्विलिब्रियम मेथड। इस वजह से ये वाला जो हम पढ़ेंगे स्लोप और डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इन दिस चैप्टर वी विल फाइंड दिस स्लोप एंड डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ बेंडिंग। तो याद रखें, अब हम जो पढ़ रहे हैं ये बेंडिंग के इफेक्ट की वजह से होगा। ऐसे भी आप देखेंगे एम बार बार इन्वॉल्व हो रहा होगा, एम क्या है? बेंडिंग मोमेंट। जो हमने बेंडिंग शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम M1 में ड्रा की थी, वही वाला बेंडिंग मोमेंट है ये। अच्छा, याद रखें, अभी तो हम सिर्फ बेंडिंग की वजह से कर रहे हैं, शेयर की वजह से भी डिफ्लेक्शन होती है, बहुत कम होती है, वो चैप्टर 14 में है, और वो हमारे सिलेबस ऐसा नहीं है, बट अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड है तो वो फाइंड कर सकता है वहाँ से। उसके लिए आप जो शेयर फोर्स की वजह से एनर्जी आएगी वो अप्लाई फाइंड करेंगे पहले, उसके बाद आप वर्चुअल वर्क या एनर्जी थ्योरम लगा के एट ए पॉइंट, वो मेथड है, वो अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं। एनी हाउ, कमिंग टूवर्ड्स टुडेज लेक्चर, हम ये भी फाइंड करेंगे स्टैटिकली इंडिटरमिनेट बीम के रिएक्शंस। सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, जहां कर्व अपनी डायरेक्शन चेंज करे, यानी कनकेव अप टू कनकेव डाउन हो रहा हो, या कनकेव डाउन टू कनकेव अप हो रहा हो, वहाँ ये जब कर्व डायरेक्शन चेंज करे उसे इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहते हैं। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा आई थिंक। बाउंड्री कंडीशन कि बाउंड्री, बीम की बाउंड्री क्या होती है? या फिर लेफ्ट वाला एंड या राइट वाला एंड। लेफ्ट वाला एंड है तो इसका मतलब ये है एक्स इज 0, क्योंकि हम ओरिजिन लेते हैं लेफ्ट साइड पे, तो एक्स 0 हो जाएगा लेफ्ट एंड। और दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी? जिस वक्त एक्स इक्वल टू फुल लेंथ एल है, और कभी कभी हाफ ऑफ दी बीम भी बाउंड्री कंडीशन बन जाती है कि वहाँ भी हमें नॉन होता है, तो उस केस में एक्स इक्वल टू हाफ ऑफ द लेंथ।
एंड दिस विल बी विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। अच्छा, ये बाउंड्री कंडीशन जो है ना, ये हमेशा विद रिस्पेक्ट टू स्पेस होती हैं, यानी इसकी डायमेंशन जो है वो मीटर होगा, एक्स वाई जी जो हम एक्सेस पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट से होगा। एक होता है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू जो है वो वक्त के लिहाज से होता है कि टाइम जीरो पे ये था, और ये आपने किए होंगे मैथ में, बाउंड्री कंडीशन भी की होंगी एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी किए होंगे। एनी हाउ, यहाँ हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे कि बीम के इस हद पे, इस एंड पे, इस बाउंड्री पे क्या कंडीशन है और इसकी राइट वाली कंडीशन में क्या है, ये दोनों अप्लाई करके हम नोन करेंगे, प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे। कंटिन्यूटी इक्वेशन, अगर हमारे पास ये वाला पार्ट का मफहूम ये है कि अगर हमारे पास एक बीम है जिसपे एक लोड एक्ट कर रहा है, लेट्स सपोज जैसे ये एक बीम है, यहाँ लोड अप्लाई कर रहा है, अब इसकी वजह से दो सेक्शन बनेंगे, एक यहाँ जो मैंने शो किए हैं। तो अगर हम यहाँ से इक्वेशन निकाल रहे हैं इस सेक्शन से 1 1 से, और पी को अप्रोच कर रहे हैं, और यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं और फिर पी को अप्रोच कर रहे हैं, ये दोनों सेम होनी चाहिए फॉर दी बीम टू बी कॉन्टिन्यूस। इस चीज ये है कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन कंडीशन। तो मैं अभी रीड कर देता हूँ। व्हेन डिफरेंट सेक्शंस आर टेकन देन द कॉमन पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ द सेक्शंस लेफ्ट एंड राइट सेक्शन शुड गिव सेम वैल्यू फॉर डिफ्लेक्शन और स्लोप एट द कॉमन पॉइंट ऑफ द बीम टू बी फिजिकली कॉन्टिन्यूस। कि बीम के फिजिकली कॉन्टिन्यूस होने के लिए जरूरी है कि वो दोनों सेम वैल्यू दें। So the elastic curve is physically continuous. अच्छा, अब ये मेथड आ गया statically indeterminate beam. Statically indeterminate beam means that there will be more unknown loading on the body. ये मैं आपको जैसे बता चुका हूँ। When body has redundant supports, उसकी अगर redundant supports हो तो फिर ये होता है। अच्छा, ये जरा डायग्राम की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक मेंबर है, स्ट्रक्चरल मेंबर है, और वो हॉरिजॉन्टल है और टेंसाइल लोडिंग लग रही है तो उसको कहते हैं टाई। अगर हॉरिजॉन्टल ही है लेकिन कंप्रेसिव लग रही है तो उसे कहते हैं स्ट्रट। अगर वर्टिकल है और कंप्रेसिव लग रही है तो उसे कहते हैं कॉलम। ये दोनों कॉलम है, और कॉलम की वजह से इसमें बकलिंग आती है, वो एक साइड पे ना साइड वे मुड़ जाता है, और ये वाला फिनोमेना कॉलम में बहुत ज्यादा देखने में आता है, और इसको प्रिवेंट करना होता है। अगर ये देखें, ये सिंपल एक बार है, लेकिन अगर इस पर लोडिंग हो रही है फिर ये कैंटिलीवर बीम बन जाएगी। यस, पूछें। ये एक स्टूडेंट ने 40 रोल नंबर, आप पूछना चाह रहे हैं कुछ? रोल नंबर 40, आप पूछें, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? कनेक्शन नहीं हो पा रहा। एनी हाउ, जिस वक्त यहाँ लोड अप्लाई कर रहा है तो फिर उसके बाद ये बीम बनेगा। और याद रखिएगा, बीम हमेशा ट्रांसवर्सली यानी परपेंडिकुलर लोडिंग होती है। अगर यहाँ किसी एंगल पे लोडिंग हो वो भी बीम ही खिलाएगा। अच्छा, ये कैंटिलीवर बीम थी कि एक एंड फ्री है, दूसरा एंड फिक्स्ड है, ये कैंटिलीवर और लोडिंग अप्लाई हो रही है, तो ये कैंटिलीवर बीम है। लेकिन अगर कैंटिलीवर बीम के दूसरे एंड पे हम रोलर सपोर्ट लगा दें तो उसको प्रॉड बीम कहते हैं, प्रॉड बीम। अगर दोनों एंड फिक्स हों तो उसको फिक्स्ड या कंस्ट्रेंट बीम कहते हैं। स्पोर्ट्स की टाइप ये हम स्टैटिक में काफ़ी दफ़ा पढ़ चुके हैं, और MM1 में मैंने आपको काफ़ी रिवाइज कराई थी। एक था पिन स्पोर्ट, पिन या हिंज स्पोर्ट। उसमें क्या होता है कि लीनियर मोशन को वो प्रिवेंट करता है, तो इसमें रिएक्शन लीनियर आएगा। फिक्स स्पोर्ट में लीनियर और रोटेशन दोनों के रिएक्शन आएंगे, यानी फोर्स का रिएक्शन भी होगा और मोमेंट का भी। रोलर में रोटेशन को वो अवॉइड करता है। यस, रोल नंबर 4, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं?
शायद रब्ता नहीं हो पा रहा। एनी हाउ, रोलर में रोटेशन को अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, ये लीनियर रोलर जो है ये जैसे यहाँ है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड जाने से प्रिवेंट करेगा, तो यहाँ आपका रिएक्शन आएगा अपवर्ड, जो कि फोर्स रिएक्शन होगा। अच्छा, अगर एक बीम है जिसमें एक से दो से ज़्यादा बीम है तो वो कॉन्टिन्यूस बीम कहलाएगी, मोर देन टू। और ये वाली जो बीम है दरमियान वाली, ये स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट, ये रिडंडेंट है, यानी फालतू है। दैट्स वाई इसको हम स्टैटिकली इंडिटर्मिनेट बीम कहते हैं। और अगर ये बीम है इसके स्पोर्ट्स के दरमियान में एक्ट कर रहा है तो फिर ये सिंपली सपोर्टिव बीम है। लेकिन अगर बियॉन्ड द सपोर्ट भी अगर कोई एक लोड या ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसे कहते हैं ओवरहैंगिंग बीम। तो ये ओवरहैंगिंग बीम हो गया। इसके बाद ज़रा आते हैं हम डबल इंटीग्रेशन मेथड पे। ये तो जस्ट हमने बीम की टाइप्स वगैरह पढ़ ली। अब ज़रा हम आते हैं डबल इंटीग्रेशन पे। डबल इंटीग्रेशन याद रखें, यहाँ वाई जो है ना ये डिफ्लेक्शन है, यहाँ वाई डिफ्लेक्शन है, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, वाई डिफ्लेक्शन है और डाउन पॉजिटिव है। अच्छा, ये एक शेप फिगर बी में ड्रा की गई है जो कि डिफ्लेक्टेड शेप ऑफ बीम है कि आफ्टर डिफ्लेक्शन उसकी शेप कुछ इस तरह हो जाती है। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर लेके हम देखते हैं कि यहाँ एंगल डी थीटा सबसेंट हो रहा है, और जो ये सरकमफ्रेंस पे ये थोड़ा सा पार्ट जो बन रहा है वो है dx। और जब एंगल स्मॉल हो तो ये dx सर्कुलर की बजाय स्ट्रेट भी कंसीडर किया जा सकता है। फ्रॉम आवर मैथमेटिक्स नॉलेज वी नो कर्वेचर की इक्वेशन है 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर और 1 प्लस dy और dx होल स्क्वायर एंड होल पावर ऑफ 3/2। क्योंकि ये अंदर वाला dy और dx बहुत स्मॉल है, जब ये स्मॉल है तो उसका स्क्वायर मजीद स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम निगलेक्ट कर देते हैं। नीचे क्या बनेगा, ये मतलब 0, 1 प्लस 0 1, 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आता है, तो ये सिंपल ये रिलेशन बन जाएगा 1 के अंदर, 1/r इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर। अच्छा, फ्रॉम फिगर 1 इस फिगर से हमें पता है ये वाली डिस्टेंस होगा r d थीटा, जैसे होता था l इज इक्वल टू r थीटा फ्रॉम 11th मैथ ऑफ 11th ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन। तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आ गया dx इक्वल टू r d थीटा। इसको अगर रीअरेंज करें तो 1/r इज इक्वल टू d थीटा और dx, और थीटा जो होता है इसलिए हम कह सकते हैं dy और dx होता है। यहाँ से हमारे पास d स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर आ जाएगा। तो चाहे आप यहाँ से निकाल लें चाहे आप यहाँ से निकाल लें, कोई रिलेशन निकला है, ठीक है, ये रिलेशन सेम निकला है। दूसरी जो हम निकाल सकते हैं वो है बेंडिंग इक्वेशन, वो हमने पढ़ी हुई है, सिग्मा ओवर c इज इक्वल टू m और i इज इक्वल टू e ओवर r। यहाँ ये सिग्मा और y भी लिख देते हैं कभी कभी हम ना, सिग्मा और y भी लिख देते हैं, और ये y जो है ये अगेन वो है रिफ्लेक्शन है। लेकिन इस इक्वेशन में बेंडिंग इक्वेशन में वो क्या था, अपवर्ड पॉजिटिव था, यहाँ डाउनवर्ड है, इसलिए इसके रिलेशन में यहाँ से जो रिलेशन हम निकाल रहे हैं 1/r इज इक्वल टू m ओवर ei के साथ मैंने नेगेटिव लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो साइन कन्वेंशन थी वो और ये वाली साइन कन्वेंशन आपस में अपोजिट थी, इसलिए उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ माइनस लिखा है। तो इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 इक्वेशन 1 चाहे ये वाली ले लें या ये वाली ले लें, जो भी लें, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास डी स्क्वायर वाई और dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस m ओवर ei आता है, जहाँ ये m जो है ये क्या है बेंडिंग मोमेंट, e क्या है यंग मॉडुलस, i क्या है सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, y क्या है डिफ्लेक्शन, x क्या है लेंथ ऑफ बीम, यानी ओरिजिन से कितने डिस्टेंस में आप ये देखें ना, ये x फ्रॉम ओरिजिन टू दिस, तो यहाँ ओरिजिन पे इसकी वैल्यू 0 होगी और फुल लेंथ पे इसकी वैल्यू x इक्वल टू l होगी। इसी को रीअरेंज करें तो ये फॉर्म बन जाती है। एनी हाउ, यहाँ m है। अब अगर हमने स्लोप निकालनी है, स्लोप क्या थी dy और d थीटा dx, थीटा स्लोप कहते हैं थीटा को, और वो इक्वल होती है dy और dx। आपने पढ़ा ही होगा कि स्लोप या डेरिवेटिव या थीटा ये आपस में इक्वल होते हैं, tan थीटा इस्तेमाल के लिए ये चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो अगर हमने यहाँ से स्लोप निकालनी हो तो क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा हम इंटीग्रेट कर देंगे, और अगर डिफ्लेक्शन निकालनी तो इसको डबल टाइम इंटीग्रल लेंगे। एक दफ़ा इंटीग्रल लिया स्लोप आ गया, 2 दफ़ा लेंगे तो डिफ्लेक्शन आ जाएगा।
लेकिन याद रखें जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आएंगे, रिमेंबर दिस, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आएंगे। दूसरी एक और चीज़ ये है कि जिस वक्त आप इसको एक्चुअल में एक प्रॉब्लम के अंदर, जैसे ये प्रॉब्लम है, इसमें इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले आप m को, जो कि बेंडिंग मोमेंट है, इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, क्योंकि अगर m फंक्शन ऑफ x हो तो आप उसको इन टर्म्स ऑफ x में लिखे बगैर इंटीग्रेट नहीं कर सकते, और यही हाल डेरिवेटिव का भी है। तो बहरहाल ये क्वेश्चन 2 और 3 जो हैं इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? 2, और ये अभी जर्नल है, यहाँ से हमने, यहाँ से इस इक्वेशन से, जो कि जर्नली किसी भी बीम के लिए हो सकती है, वहां से हमने लिया और ये 2 क्वेश्चन आ गए। अब जरा हम आते हैं, अच्छा थोड़ी सी एक चीज और, बाउंड्री कंडीशन पे जरा डिस्कस कर लें। अगर हमारे पास सिंपल सपोर्ट हो तो उसकी बाउंड्री कंडीशन ये होगी कि एट एक्स इज इक्वल टू, मतलब जहाँ सपोर्ट होगी, सिंपल सपोर्ट मतलब ये कि जहाँ सपोर्ट होगी वहाँ डिफ्लेक्शन 0 होगी और मूवमेंट भी 0 होगा, बेंडिंग मूवमेंट, डिफ्लेक्शन 0 होगी और बेंडिंग मूवमेंट भी 0 होगा। डिफ्लेक्शन 0 वहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगा, नीचे डिस्प्लेस ही नहीं हो सकेगा, सिंपल समझ आती है। और बेंडिंग मोमेंट 0 होना, वो आप शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कभी ड्रा आपने की हो और की होगी आपने M1 में, वहाँ आप देखेंगे कि जहाँ सपोर्ट थी वहाँ M की वैल्यू 0 हो जाती थी, और फिर सपोर्ट, लेकिन यहाँ स्लोप एग्जिस्ट करती है, याद रखिए। सिंपल सपोर्ट जहाँ है वहाँ डिफ्लेक्शन 0 है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, लेकिन वहाँ आपकी स्लोप वो 0 नहीं होती, बल्कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। और अगर आपकी फिक्स सपोर्ट है तो फिक्स सपोर्ट पे आपकी बेंडिंग डिफ्लेक्शन भी 0 होगी, मोमेंट भी 0 होगा, लेकिन डिफ्लेक्शन 0 होगी, स्लोप 0 होगी, बट मोमेंट जो है वो 0 नहीं होगा, वो एग्जिस्ट करेगा, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। लेकिन आपको रेफर करूंगा मैं इसके लिए, m 0 नहीं होता, इसके लिए रेफर किया जाएगा कि आप इसकी डायग्राम ड्रा करें, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। एनीहाउ, अब जरा इंटीग्रेट 1, इंटीग्रेट 2 एंड 3, ये इंटीग्रेट 1, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए? m इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, अब ये एक हम पहला क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं जिससे आपको ये डबल इंटीग्रेशन मेथड की थोड़ी समझ आएगी कि ये है क्या। एक हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है जो कि कैरिंग अ पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट पे पी लोड, पॉइंट लोड अप्लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम हमने ये ड्रा कर ली, आर ए रिएक्शन आएगा, आर बी रिएक्शन आएगा, ये हमने एक्सिस ले ली एक्स वाई, इसमें से आर ए और आर बी 2 अननोन है, ये और हमने फाइंड करना है, ये दोनों अननोन है ना, इसलिए तो हम क्या करेंगे? एक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करेंगे और ये अननोन फाइंड कर लेंगे। एक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहती है? समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी 0 अलोंग वाई एक्सिस। तो आर ए प्लस आर बी अपवर्ड इक्वल होना चाहिए ये डाउनवर्ड जो थी पी के। फिर हम समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए, इस पॉइंट पे हम कंडीशन लगा रहे हैं एक्विलिब्रियम की, और यहाँ से आर बी की वैल्यू निकल रही है p/2। सिंपली यहाँ पहली वाली इक्वेशन पुट करें तो आर ए वो भी p/2 आएगा। तो ये वाली जो बीम थी, जो कि सिंपली सपोर्टेड बीम थी, जिसपे एक लोड अप्लाई कर रहा है, इसमें रिएक्शन फाइंड करना बहुत आसान था, इसलिए और ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करके फाइंड कर लिया है, ठीक है, एक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करके कर लिया, इसलिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट है। ये वाली बीम स्टैटिकली डिटरमाइन की जा सकती है, इसलिए स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम है। अच्छा, अब ये निकालने के बाद अब हम लेंगे सेक्शन, एक ये वाला सेक्शन, एक ये वाला, क्योंकि ये वाला सेक्शन, क्योंकि यहाँ लोड आ गया है, जैसे ही लोड आए तो आपको अलग सेक्शन लेने होते हैं। इस सेक्शन में, इस सेक्शन के लिए, सेक्शन 1 के लिए हम ये ड्रा कर लेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। और इसमें आप याद रखिएगा कि अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये साइन कन्वेंशन है कि ये राइट साइड है, देखिए ये सेक्शन है इसका, ये राइट साइड है, ये वाला राइट साइड, राइट साइड में v डाउनवर्ड यानी शेयर फोर्स डाउनवर्ड पॉजिटिव होती है, तो मैंने ये सपोज ही पॉजिटिव की है, और m यहाँ इस तरह हो तो पॉजिटिव होता है, तो m मैंने ये सपोज इस तरह किया है, यानी ये दोनों अननोन है अभी तक ये अननोन है। और यहाँ से हमने करना क्या है? ये इंटरनली मूवमेंट जो था m बेंडिंग मूवमेंट, ये हम फाइंड करेंगे और इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि कहता है कि x इन टर्म्स ऑफ m होना चाहिए। तो यहाँ से हम m इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे? अभी इसको प्रोसीड करते हैं। अगेन इस पे कंडीशन लगाएं, आर ए इज इक्वल टू वी के इक्वल आ जाएगा,
यानी V जो है शेयर फोर्स जो है वो अगेन RA के इक्वल होगी, और RA की वैल्यू क्या थी, P/2 थी। अच्छा, अब दूसरी जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो थी समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट दिस सेक्शन 1 शुड बी 0। यानी इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे हम समीशन ऑफ मोमेंट ले रहे हैं, तो वो आएगा, ये m पॉजिटिव है, m वैसे ही आ जाएगा, और ये वाला क्लॉकवाइज होगा, इसलिए -RA, और डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ इस सेक्शन तक कितना बनता है x, तो RA इंटू एक्स आएगा। यहाँ से m की वैल्यू आप ये वैल्यू पुट करने के बाद आ जाएगी Px/2, और ये वाला सेक्शन जो है वो ये वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू वैलिड है फ्रॉम 0 to L/2, क्योंकि हमने ये पहला सेक्शन लिया है, ये वाला फ्रॉम 0 to L/2 यहाँ तक वैलिड है ये सेक्शन, तो इसलिए x की वैल्यू वेरी करेगी फ्रॉम 0 to L/2। अब दूसरा सेक्शन ले लेते हैं। दूसरा सेक्शन जो है, दूसरा सेक्शन ये है, इसमें ये RA P दोनों आएंगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस हमें पता है L/2, और ये वाला डिस्टेंस x होगा, ये x है, और ये वाला डिस्टेंस हम जानते हैं। अगेन समीशन ऑफ ऑल मोमेंट एट पॉइंट 2 शुड बी 0। जैसे यहाँ किया था उसी तरह यहाँ m इन टर्म्स ऑफ लिखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले ये इक्वेशन अगर लिखना आ गई आपको, जो कि समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट दिस है, एस सेक्शन 2 है, वो क्या आएगी, m ये पॉजिटिव है, ये p भी पॉजिटिव होगा, p और p के साथ डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बनता है, टोटल डिस्टेंस ये है x, इसमें से ये वाला माइनस कर दे तो ये रिमेनिंग रह जाता है, और ये ही आपका मोमेंट आर्म बनाएगा p के लिए। तो -RA इंटू प्लस m प्लस p इंटू एक्स माइनस L/2, ये आ गया। और तीसरी फोर्स जो है ये वाली RA, और ये क्लॉकवाइज करेगी इसलिए नेगेटिव -RA इंटू एक्स। तो सिंपली इस इक्वेशन को जब हम लिखेंगे तो -RA इंटू एक्स प्लस p इंटू एक्स माइनस L/2 प्लस m = 0 आ जाएगा। यहाँ से m निकाल लें, और ये ऑब्वियसली ये m इन टर्म्स ऑफ x आ गया है, और अगेन इस x की वैल्यू अब वेरी करेगी फ्रॉम हाफ ऑफ द लेंथ, क्योंकि हाफ तो हम इस सेक्शन में कवर कर चुके हैं 1 में। सेक्शन 2 की वैल्यू होगी फ्रॉम हाफ ऑफ द लेंथ टू फुल लेंथ, तो x वेरी करेगा L/2 से L तक फॉर सेक्शन 1। अब पहले सेक्शन के लिए हम अप्लाई करने लगे हैं ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन, लेकिन पहले सेक्शन के लिए फॉर सेक्शन 1 -EI d2y/dx², ये -EI d2y/dx² = m की जगह अब यहाँ मैंने वैल्यू पुट कर दी। जब वैल्यू पुट की तो वो थी Px/2। याद रखिए ये हम पहले सेक्शन बात कर रहे हैं, ये m Px/2। अच्छा, अब ये आ गई, इसके बाद इसको इंटीग्रेट किया, C1 C2 आ गए, C1 C2 आने के बाद फिर हम क्या करें, बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन लगाई, बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि जब y 0 है, जब x की वैल्यू 0 है, ये आप जब इसमें पुट करेंगे सी इक्वेशन में, तो C2 आपके पास 0 आ जाएगा, सॉरी इस ए इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो C1 0 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, अब यही इक्वेशन यानी y वाली डिफ्लेक्शन वाली ही इक्वेशन, यानी ये डी इक्वेशन में हम पुट करेंगे दूसरी बाउंड्री कंडीशन। दूसरी बाउंड्री कंडीशन क्या थी, एक तो बाउंड्री कंडीशन ये थी ये वाली कि यहाँ सपोर्ट थी, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं होनी ए पे, और इसको हमने कहा था y0 एट x0। दूसरी बाउंड्री कंडीशन मैंने की यहाँ बी पॉइंट पे कि y0 यानी डिफ्लेक्शन 0 है एट x = L, वो हम यहाँ पुट कर रहे हैं, y0 एट x = L। जब आप ये पुट करेंगे तो ये डी इक्वेशन आपके पास ये वैल्यू देगी, और यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन आई बन गई। ठीक हो गया। अब व्हेन लोड नॉट एट मिडल, तो हम इक्वेट करेंगे ए और सी को एट कॉमन पॉइंट, जहाँ भी वो अप्लाई कर रहा हो। तो यहाँ कॉमन पॉइंट क्या बनता है, कॉमन पॉइंट बनता है S = L/2। ये है कॉमन पॉइंट ना, चाहे आप यहाँ से आए तो भी L/2, यहाँ से आए तो भी, ये स्टार्ट ही L/2 से हो रहा है। तो कॉमन पॉइंट पे ये हमारे पास इक्वेशन, ये इक्वेशन y वाली इक्वेशन, यानी ये हमने यहाँ से निकाली, ये वाली, ये सॉरी ये b इक्वेशन है, और इसमें जो नोन है उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। नोन क्या था, C1 और सॉरी C2 नोन था, तो C2 0 हो जाएगा। एनी हाउ, जब आप यहाँ पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, x = L/2, तो -EI y x = L/2 = P/12। अब जरा इक्वेशन देख भी लेते हैं, ये देखें ये क्या बन रही है, हमने यहाँ x की जगह L/2 पुट करना है, और ये ऑलरेडी कितना बन रहा है, P/12
3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। तो यहाँ आप देखें p/12 इंटू एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब एक्स की जगह l/2 करें तो ये l³/8 हो जाएगा। तो देखें p/12 इंटू l³/8 आ गया, प्लस c1 इंटू एक्स की जगह l/2, तो c1 इंटू l/2, ये एक इक्वेशन आपके पास आ गई। इसको इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये इक्वेशन ए आ गई। ठीक हो गया। अब हम ये वाली दूसरी इक्वेशन, ये डी इक्वेशन थी डी, इसमें पुट करेंगे, लेकिन y एट एक्स l/2, क्योंकि कॉमन पॉइंट लेना था हमने, माइनस ई आई वाई एक्स एट हाफ ऑफ द लेंथ इक्वल टू p/2 वैसे ही आ जाएगा, इनटू l/2 भी इस तरह आ जाएगा। x की जगह अलबत्ता हमें पुट कर दिया l/2, और तो ये बन गया l² और 4, माइनस इसकी जगह क्या आएगा, एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा l³/8, और 8 को जब इस ये 6 पहले का था, ये यहाँ पुट कर दिया, प्लस c3 आ गया इंटू l/2 प्लस c4, ये इक्वेशन आ गई। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो ये अगेन ये इक्वेशन आ गई बी। ए और बी को हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि इनकी लेफ्ट साइड इक्वल है एक ही पॉइंट में। इन दोनों को जब इक्वेट किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, ये हमने किया था, क्या किया था, कॉमन पॉइंट लिया था, लेकिन कॉमन पॉइंट लिया था फॉर दिस डिफ्लेक्शन की इक्वेशन से, वाई वाली इक्वेशन से। एक ये थी बी और एक डी, तो इन दोनों में हमने एक्स की वैल्यू पुट की हाफ ऑफ द लेंथ। अब हम ये करेंगे स्लोप वाली इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, और इसमें भी एक कॉमन पॉइंट क्या है, l/2। तो इस पहले ये ए इक्वेशन में x इक्वल टू l/2 पुट करेंगे, और फिर हम इस इक्वेशन सी इक्वेशन में x इक्वल टू l/2 पुट करेंगे। सिमिलरली जब हम यहाँ पुट करेंगे हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल कितनी इक्वेशन बनी, पहली ये इक्वेशन जो कि आपकी बाउंड्री कंडीशन से आ गई थी, ये पहली बाउंड्री कंडीशन आई है। बाकी ये वाली कॉन्टिन्यूटी कंडीशन है कि सेम पॉइंट पे होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फ्रॉम डिफ्लेक्शन, ये वाली कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन लेकिन फ्रॉम स्लोप dy और dx जो है ये स्लोप लाता है। तो यहाँ से हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई। अब इन सबको हम सिंपली इसमें से कांस्टेंट निकालने के बाद वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास स्लोप और डिफ्लेक्शन की इक्वेशन आ जाएंगी। लेकिन यहाँ एक चीज़ जो समझने वाली वो ये है कि अभी हमारे पास टोटल कितने लोड अप्लाइड थे, याद रखिएगा, एक लोड अप्लाई कर रहा था। तो सेक्शन कितने बने थे, दो सेक्शन से अननोन कितने बने थे, 4, और 4 के लिए हमें ये सारा करना पड़ा, तो कितना मुश्किल हो गया हमारे लिए। अगर हमारे पास 2 लोड होते तो कितने सेक्शन बनते, 3, और फिर कांस्टेंट कितने बनते, 6। मतलब ये हुआ कि ये जो डबल इंटीग्रेशन मेथड है ये टीडियस है, इसको प्रोसीड करना जो है ये जो है ये प्रोसीड करना, इसको प्रोसीड करना बड़ा मुश्किल है। तो इस मुश्किल को, और ये वाला सिर्फ समझने के लिए था, ये आपके एग्जाम में या इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन नहीं आने लगा कि आपने डबल इंटीग्रेशन मेथड से करना है। कोई आसान हो तो आप चाहे कर लें, लेकिन वैसे ये मुश्किल होता है, इसमें 4 कांस्टेंट तो बनते ही बनते हैं एक लोड की वजह से। तो ये वाला सॉल्व कर, ये जस्ट समझने के लिए था कि मिकॉलिस मेथड की क्या अहमियत है। अब आते हैं मिकॉलिस मेथड जो कि आसान कर देता है चीज़ों को। मिकॉलिस मेथड में क्या करना है, मिकॉलिस मेथड में ये है कि अगर एक बीम है जिस पे सेवरल लोडिंग अप्लाई कर रही है, तो हमने राइट साइड वाला सबसे राइट वाला एक ही सेक्शन ले लेना है जो कि राइट पे होगा, और वो कवर कर रहा होगा पूरी बीम को। तो ये एक्स की वैल्यू जो है ये फ्रॉम 0 to L होगी, क्योंकि पूरी बीम को जो कवर कर रहा है। अच्छा, इसमें करना ये है कि whenever there are discontinuity का मतलब ये है कि जिस वक्त हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं यहाँ आएंगे इस पॉइंट पे, तो P1 के साथ जो भी है आगे वो आ जाएगा x माइनस a की टर्म में, ये वाला डिस्टेंस लेट्स सपोज a है, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इस पूरी को एक यूनिटी समझते हुए इंटीग्रेट करेंगे। अगर इसको पूरी यूनिटी समझे तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी 2 और 2, तो ये x माइनस a की इंटीग्रेशन बन जाएगी x माइनस a होल स्क्वायर बाई 2। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ना ये आपने यूज करनी है जब भी लोडिंग आए, डिसकंटिन्यूटी आए। कपल की सूरत में, कपल में भी यही m इंटू एक्स माइनस a की पावर 0 लिख देनी है। m का वैसे यूनिट तो m ही रहेगा इस 0 की वजह से, लेकिन इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तब इसका इस्तेमाल हो। तो ये याद रखना है कि जब भी आपने मोमेंट शो करने हैं तो वो m x माइनस a इस पावर में ही करने हैं। यूडीएल के केस में अगर यूडीएल दरमियान में कहीं है तो आपने उसको एक्सटेंड कर देना है थ्रू आउट, और नीचे से उसके एंटी लोडिंग, यानी ये डाउन ऊपर से डाउनवर्ड था, नीचे से अपवर्ड लगा देनी है ताकि वो इक्वेट कर जाए।
और इसको फिर आप अगेन सबसे आखिरी वाले सेक्शन को लेके और आप वो कर लेंगे। और जब आप ये यहाँ कोई सेक्शन लेंगे तो ऊपर वाला एक कंटिन्यूस यूडीएल होगा थ्रू आउट राइट साइड और नीचे वाला अपवर्ड होगा थ्रू आउट राइट साइड। ये आपके लिए आसानी करेगा। अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ये हम सॉल्व करने लगे। सिंपली सपोर्टेड बीम है और वही जो पहले क्वेश्चन था वही हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अब हम कॉलेज मेथड से कर रहे हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन फाइंड करेंगे। रिएक्शन फाइंड करने के लिए इक्विलिब्रियम की वो लगाई और आपने निकाल लिया, जो कि आर ए और आर बी दोनों इक्वल होंगे, P/2 आ जाएगा। ओके, अब हम एक सेक्शन लिया जो कि यहाँ लेंगे, सिर्फ एक ही। पहले हमें 2 सेक्शन लेने पड़े थे जब इंटीग्रेशन मेथड में, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक ही लेंगे और वो यहाँ लेंगे। जब हमने यहाँ ले लिया तो आर ए पी भी अप्लाई है इस सेक्शन की जगह, उसी तरह डाउनवर्ड बी पॉजिटिव, एम ये पॉजिटिव। और हम इस सेक्शन पे जो एक 1-1 सेक्शन लिया है, इस पे समेशन ऑफ ऑल मोमेंट एट सेक्शन 1-1 शुड बी 0। वो करते हुए जब इक्वेशन लिखेंगे तो वो इक्वेशन बनेगी एम पॉजिटिव है, एम आ गया, प्लस पी पॉजिटिव, पी प्लस। अब पी के साथ डिस्टेंस क्या बन रहा है, ये डिस्टेंस बन रहा है, ये डिस्टेंस बन रहा है x माइनस L/2। तो ये आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, यानी ये पी के साथ जो लिखा है ये उसने समझाया था कि ये लोडिंग अप्लाई कर रही है, डिसकंटिन्यूटी आ रही है इसकी वजह से। तो इसके साथ ये वाली टर्म जो लिखनी है ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखनी है, माइनस आर ए इंटू एक्स, वो सिंपल। ये यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू आ गई तो m की वैल्यू आ गई तो आपने सिंपली इस इक्वेशन में पुट करें m की वैल्यू। पुट करने के बाद इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करते हुए इसको यूनिटी समझते हुए इंटीग्रेट किया तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन बने। पहले कितने बन रहे थे 4, इस मेथड से कितने बने 2। फिर अगेन बाउंड्री कंडीशन लगाई, x जब 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 है, यहाँ से C2 0 आ गया। जब x रिफ्लेक्शन 0 है, जब x इक्वल टू L है, वहां से आपके पास C1 की वैल्यू आ गई। C1 की वैल्यू ऐसे ही आई इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आप पुट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसी इक्वेशन में हमने x इक्वल टू 0 पुट किया और y 0 था उसमें। फिर हमने x इक्वल टू L पुट किया और y 0 इसी इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन पुट करने से C1 की वैल्यू आ गई माइनस पी एल स्क्वायर ओवर 16। ये सारा आपका सिंपलीफाई करना है, मैथमेटिक्स जो आपने अलजेब्रा पढ़ा हुआ है वो अप्लाई करके आप ये कर लेंगे। माइनस पी एल स्क्वायर ओवर 16, ये C1 आ गई वैल्यू। इसके बाद आप इक्वेशन लिख लें, ये C1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करके, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लें, y और एट मिड अगर फर्ज को निकालनी है, पूछा ये है, तो आप इस इक्वेशन में x इक्वल टू L/2 पुट करें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि है x इक्वल टू L/2 इक्वल टू PL³ और 48 EI। अच्छा, ये तो एक मैंने प्रॉब्लम कर ली है जो कि स्टैटिकली डिटरमिनेट था। ये वाला सॉल्व योरसेल्फ कहा है, लेकिन उसके बाद मैंने ये खुद भी सॉल्व कर दिया था। इसकी तरफ जाएं तो ये 16 लेक्चर है, ये इंशाल्लाह अपलोड भी कर दूंगा। ये मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। ये आपके पास फिक्स बीम है, फिक्स बीम है तो आपके पास रिएक्शन कितने आएंगे 4। अवेलेबल इक्वेशन कम है, इस वजह से ये स्टैटिकली इंडिटरमिनेट है इक्वेशन। ये आपके पास मौजूद है, रिएक्शन इक्विलिब्रियम लगा के ना ये आगे। फिर आप सेक्शन लेंगे, सेक्शन अगेन आपने ले लिया कॉलेज मेथड के तहत, एक ही सेक्शन आएगा जो कि यहाँ आएगा 1-1 पे, ये ले लिया। इसको लिखेंगे कैसे, समेशन ऑफ मोमेंट एट 1-1 इज इक्वल टू 0, यानी इस पॉइंट पे आप समीशन ले रहे हैं, इस पॉइंट के में से v पास कर रहा है, इसलिए v की वजह से कोई मोमेंट नहीं होगा। ये m पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, ये w की वजह से पॉजिटिव, तो m प्लस w इंटू x माइनस a आ जाएगा। और इसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा कॉलेज मेथड के मुताबिक, क्योंकि यहाँ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, ये लोडिंग यानी अप्लाई जहाँ हो रही हो तो आपने उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। लोडिंग क्या थी, w इंटू x माइनस a प्लस m, ये अननोन है, रिएक्शन अननोन रिएक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज हमने शो किया इसलिए पॉजिटिव ही रहा, माइनस आर ए इंटू एक्स, ये आर ए इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, ये इज इक्वल टू 0 है, आप इज इक्वल टू 0 लिख लीजिएगा इसमें। तो यहाँ से m की वैल्यू निकाली, m की वैल्यू निकालने के बाद इस इक्वेशन में ये एक पुट की, ये इक्वेशन आ गई। इसमें जब पुट की तो इसको आप ये यहाँ पुट की, जब पुट की इसको एक दफा इंटीग्रेट किया C1 आया, दूसरी दफा किया C1 C2 आया। बाउंड्री कंडीशन आप अप्लाई करेंगे, जब अप्लाई करेंगे C1 और C2 की वैल्यू 0 आ जाती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास इक्वेशन जो है वो सिर्फ अननोन कौन से रह गए, आर ए, क्योंकि C1 C2 तो 0 हो चुके हैं, बाकी क्या रह गया अननोन, इसमें आर ए और एम ए, आर ए और एम ए ये 2 अननोन है। और यहाँ से हमारे पास फर्दर आर बी और एम बी ये 2 भी अननोन है,
तो टोटल 4 अननोन थे, जिसमें से 2 अननोन इन 2 इक्वेशन में इन्वॉल्व कर रहे हैं। अब 2 इक्वेशन हैं, 2 अननोन हैं, उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। जी यहाँ तक थे, ये 2 इक्वेशन आ गई, इसमें ये आपको बाउंड्री कंडीशन लगाएं, आपके पास C1 C2 0 आ गए। ये आने के बाद आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो एक इक्वेशन ये बन जाएगी 4 में, इक्वेशन 4 में, ये वाली इक्वेशन 4 में आप पुट कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन। जब एट एल पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगी, ये वाली 5। और जिसको आप स्लो वाली में यानी इक्वेशन 3 में, इसमें इक्वेशन 3 इसमें पुट करेंगे जो नॉन था पैरामीटर ए डी वाई बाई डी एस एट एक्स इक्वल टू एल। जब हमने ये वाला पुट किया उसकी वजह से C1 C2 फाइंड हुए, मतलब लेफ्ट वाले एंड से। जब राइट वाले एंड यानी एक्स इक्वल टू एल पुट कर रहे हैं तो वहां से आपको इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 डेवलप हो रही हैं रिस्पेक्टिवली फ्रॉम 3 4 एंड 3 से। ये आपके पास इक्वेशन आ गई, 2 इक्वेशन है, 2 ही अननोन है, आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से आर ए की वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी, ये निकाली मैंने। और आर ए की वैल्यू आ गई तो आर बी की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाएंगे, यहाँ से आपके पास आर बी की वैल्यू आ जाएगी, ये भी आ गई। उसके बाद फिर आप अच्छा ये तो हमने आर ए आर बी निकाल लिया। दूसरा हमने, अगर हम थोड़ा सा देखें, यहाँ हमने एम ए इन टर्म्स ऑफ आर ए लिखा हुआ है, ये वाला इक्वेशन 5 में, ठीक है। ये देखें, ये एम ए यहाँ से, तो उसी में हम वैल्यू पुट कर दें। आर ए अब नॉन हो चुका है, आर ए हम इसमें पुट कर दें, यानी इस इक्वेशन में पुट आर ए इन इक्वेशन 7, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करेंगे एम ए की वैल्यू आ जाएगी। ये सिंप्लीफाई करते हुए आपका अलजबरा थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, ये थोड़ी सी है। तो यहाँ से एम ए की वैल्यू आ गई। जब एम ए की वैल्यू आ गई फिर अगेन इक्विलिब्रियम जो इक्वेशन थी हमारी शुरू में उसमें पुट करें एम ए की वैल्यू, यहाँ से आपके पास एम बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने फिर अगेन थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, एल स्क्वायर था इस तरह, ये एल और ये कैंसिल आउट हो गया, एल स्क्वायर बनना था। तो ये आपके पास यहाँ से एम बी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने किया क्या कि जो पहले अननोन थे वो हमने नोन कर लिया, और ये आखिर में आपके आंसर आते हैं। आखिर मैंने थोड़ा स्पीडी किया था इस वजह से कि मेरे पास ना टाइम जस्ट 10 मिनट्स थे और ये मीटिंग खत्म होने लगी थी। तो फर्दर ये कि मैं आपके जो अभी अवेलेबल हैं इसकी स्नैपशॉट ले लेता हूँ मैं अपने पास। तो ये आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो ये चलें, अटेंडेंस हो गई आपकी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो काइंडली पूछें।